जितना जितना हम इस कायनात पर गौर व फिक्र करते गए, उतना उतना कायनात ने अपने आप को मज़ीद खोलना शुरू कर दिया और आखिरकार कायनात ने अपने आप को इतना खोल लिया कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि चीज़ों को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे ज़र्रात, जिनको एटम भी कहते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। एटम की जब स्टडी की गई तो हमें पता लगा कि एटम तो अपने अंदर ही एक दुनिया रखता है और वो बड़ी हैरानकुन और अजीबोगरीब दुनिया है। खैर, जब उस दुनिया को समझने की कोशिश की गई तो हमें पता लगा एटम का एक मरकज़ है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस अपने अंदर एक अलग दुनिया रखता है। अब दुनिया का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरह इस कायनात को बनाने वाले छोटे छोटे खुलियों की पहचान इंसान करता गया, उतना उतना ये कायनात मज़ीद पेचीदगियों में इंसान को लेती गई और इतनी पेचीदगियों में ले गई कि हमने उन अकेले अकेले ज़र्रों को ढूंढ लिया जो इस कायनात के बुनियादी तरीन खुलिये यानी कि एटम्स को तैयार करते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहें तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिससे ये यूनिवर्स या शायद मल्टीवर्स मिलकर बना है। पार्टिकल की डेफिनेशन की जाए तो पार्टिकल किसी भी चीज़ के हिस्से को कहा जाता है, किसी भी मादे की ख़ास मिकदार जो कि मैस रखती है, जो कि वॉल्यूम रखती है और कभी कभार डेंसिटी भी रखती है, उसे पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल या छोटा ज़र्रा आमतौर पर दो तरह के होते हैं, बोसॉन्स और फर्मियॉन्स। ये तफरीक पार्टिकल्स की हमें साइंस बताती है, ख़ास तौर पर फिज़िकल साइंसिस यानी कि पार्टिकल फ़िज़िक्स बताती है। वो कहती है कि ज़र्रे दो तरह के होते हैं जिनसे तमाम कायनात मिलकर बनी है, यहाँ तक कि एटम्स भी, इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स भी और बैटरी में डलने वाले सेल्स भी। अब एटम की बात की जाए या कायनात को बनाने वाले ज़र्रों की बात की जाए तो उनकी दो इकसाम हैं, एक बोसॉन्स हैं और दूसरे फर्मियॉन्स हैं। बोसॉन वो ज़र्रे हैं जो बोज और आइंस्टाइन की दी हुए रियाजी पर काम करते हैं या वो सलाहियतें शो करते हैं जो सलाहियतें डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन मशहूर ज़माना ने हमें बताई। और फर्मियॉन वो हैं जो फर्मी डिराक के उसूलों को मानते हैं। फर्मी एक बहुत बड़े साइंसदान थे और पॉल डिराक भी एक बहुत बड़े साइंसदान थे। इन्होंने जो रियाजी के कवानीन और जो रियाजी पेश किया, जो ज़र्रे उस रियाजी के ताबे हैं, उसे हम फर्मियॉन कहते हैं। फर्मियॉन को आगे मज़ीद दो इकसाम में बांटा जाता है, जैसे कि लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। अब लेप्टॉन को पहचानने के लिए हमें ख़ास तरह के चार्जेस यानी कि एक ज़र्रे की अट्रैक्शन और रिपल्शन की सलाहियत, और क्वार्क्स को जानने के लिए भी उनके ख़ास किस्म के चार्ज और वज़न यानी कि मैस की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी पार्टिकल को उसकी सिफ़ात से पहचाना जाता है, उसके ख़साइस से पहचाना जाता है। अब हमें पता लगा कि कायनात में ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जो कि मुखालफ ख़साइस रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के गिर्द चक्कर काटता है, या यूं कहना बेहतर होगा एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काटने वाला इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ऐसा ज़र्रा है जिसका ख़ास मैस है यानी कि ख़ास वज़न है और उसका कोई ना कोई चार्ज है जो कि नेगेटिव चार्ज कहलाता है, वो आमतौर पे हमें आम जिंदगी में देखने को मिलता है। लेकिन कायनात में हमने देखा एक ऐसा ज़र्रा भी मौजूद है जो मास तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही रखता है, लेकिन उसका चार्ज यानी कि उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन की सलाहियत इलेक्ट्रॉन से मुख्तलिफ है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उस ज़र्रे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर ऐसे ज़र्रात जो कि मास तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जैसा रखें, लेकिन सिफ़ात में, ख़ास तौर पर चार्ज वाली सिफ़ात में मुखालफ चीज़ें शो करें, तो ऐसे ज़र्रों को हम एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इतने छोटे ज़र्रे की सिफ़ात, उसके हालात, उसके वाक़यात या उसकी कैफ़ियत को बताने के लिए जो रियाजी की इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है, उसे श्रिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अरविंद श्रिंगर बहुत बड़े साइंसदान थे जिन्होंने एक रियाजी की मसावात दी। ये वही मसावात थी जो एटम से छोटे छोटे ज़र्रात के बारे में इंसान को मालूमात फराहम करती है। पॉल डिराक जो कि एक बहुत ही बड़े साइंसदान और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ क्वांटम मैकेनिक्स की ये इक्वेशन यानी कि श्रिंगर वेव इक्वेशन को जोड़ा और एक नई इक्वेशन तैयार की, एक नई मसावात तैयार की जिसे डिराक इक्वेशंस कहा जाता है। अब किसी भी मसावात को हल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
उन चीज़ों को उस मसावात का सलूशन कहा जाता है। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिलेटिविटी के साथ मिलाकर डिराक इक्वेशन तैयार की गई तो हमने उसकी एनर्जी यानी कि तवानाई, एनर्जी से मतलब है उन ज़र्रात और उन पार्टिकल्स की तवानाई को निकाला तो हमें दो तरह के सलूशन मिले, एक वो जो पॉजिटिव एनर्जी रखते थे, एक वो जो नेगेटिव एनर्जी रखते थे। अब पॉजिटिव एनर्जी तो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। बार बार देखा गया, ये रियाजी बिल्कुल दुरुस्त था तो नेगेटिव एनर्जी नाम की चीज़ मिली और पॉल डिराक ने वहाँ एंटी मैटर यानी कि ज़िद्दे मादा का तस्वुर पेश किया और उसने ये कहा कि जिस तरह इस कायनात में पॉजिटिव एनर्जी वाले ज़र्रात मौजूद हैं, उसी तरह इस कायनात में नेगेटिव एनर्जी वाले ज़र्रात भी मौजूद हैं जिन्हें एंटी पार्टिकल्स कहा जाता है। और पार्टिकल से एंटी पार्टिकल तैयार किया जा सकता है और एंटी पार्टिकल से पार्टिकल तैयार किया जा सकता है। यूँ कहना बेहतर होगा कि पॉजिटिव एनर्जी वाले पार्टिकल भी मौजूद हैं और पॉजिटिव एनर्जी वाले का एक जुड़वां भाई जो कि सिफ़ात में, ख़ास तौर से चार्ज वाली सिफ़ात में उससे बिल्कुल मुखालिफ होगा, यानी कि एंटी पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का ज़िद्दे मादा हमारे पास पॉजिट्रॉन कहलाता है और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल हमारे पास एंटी प्रोटॉन कहलाता है। अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन जो वज़न प्रोटॉन का है वही वज़न एंटी प्रोटॉन का होगा। फ़र्क होगा तो सिर्फ उसकी चार्ज में। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और उसका मैस 9.1 10 की पावर नेगेटिव 31 किलोग्राम्स है तो इसी मैस का एक और पार्टिकल भी कायनात में मौजूद है जिसका नाम पॉजिट्रॉन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी। उसकी वजह ये थी कि जब मादा अपने ज़िद्दे मादा के साथ टकराता है तो वो तबाह हो जाता है और बड़ी ही ख़तरनाक तवानाई की शुआएं छोड़ता है जिसे गैमा रेडिएशंस भी कहते हैं। और पॉल डिराक के मुताबिक ऐसे ज़र्रात मौजूद हो सकते हैं जिसे बाद में एंडरसन जैसे साइंसदानों ने डिस्कवर किया और एंटी प्रोटॉन को फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में डिस्कवरी हुई और हमने देखा वाकई ही पॉल डिराक की ये इक्वेशन, जिसे डिराक इक्वेशन कहते हैं, जिसने मनफी एनर्जी के सलूशन पेश किए, ये दुरुस्त है और वाकई ही कायनात में ऐसे मादे भी मौजूद हैं जो आम मादे के बिल्कुल उल्ट होते हैं, जिनको ज़िद्दे मादा कहा जाता है। याद रखिए, एक ज़िद्दे मादा तैयार करने के लिए, ख़ास तौर पे 1 ग्राम ज़िद्दे मादा तैयार करने के लिए 62.5 ट्रिलियन US डॉलर्स की आमदन दरकार है। अब इतनी आमदन सिर्फ 1 ग्राम को तैयार करने के लिए, तो ये दुनिया का सबसे महंगा मटीरियल है। एंटी मैटर दुनिया का सबसे महंगा मटीरियल है जिसकी 1 ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन US डॉलर्स के करीब है। इसकी वजह यह है कि एंटी मैटर जैसे ही मैटर के साथ टकराता है वो तबाह हो जाता है और तवानाई का खराज होता है। 1 ग्राम एंटी मैटर अगर 1 ग्राम मैटर के साथ टकराए तो वो कई न्यूक्लियर बम्बों जितनी ताकत दे सकता है। अब ये न्यूक्लियर बम इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दें। इसलिए जब भी एंटी मैटर तैयार किए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रखे जाते हैं, उन्हें मैटर के साथ टच नहीं किया जाता। दूसरी वजह इसकी महंगे होने की ये है कि इसको तैयार करने के लिए जो तवानाई है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो एक मजमून मशहूर है जिसे हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं और इतनी तवानाई वाले ज़र्रों को जनरेट करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। साइंसदानों के नज़दीक एस्टिमेटेड कॉस्ट 62.5 ट्रिलियन US डॉलर्स पर ग्राम है। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी को बयान करने के लिए पॉल डिराक ने एक तस्वुर पेश किया जिसको होल थ्योरी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कुर्सी पर कई लोग बैठे हैं, अगर हमारे पास 5 कुर्सियां हैं और 5 कुर्सियों के ऊपर लोग बैठे हैं तो हम कहेंगे कि कुर्सी जो कि एक वैकेंसी कहलाती है उसके ऊपर कोई ना कोई बैठा है, यानी कि एक कुर्सी फिल है। और अगर उन 5 कुर्सियों में से कोई एक आदमी कुर्सी से उठ जाए तो उस जगह पर एक वैकेंसी यानी कि एक खला क्रिएट हो जाएगी। इसी खला को एक होल कहते हैं। अब स्पेस में भी ऐसी खलाएं मौजूद हैं, यानी कि वैक्यूम में भी ऐसी खलाएं मौजूद हैं और इन खलाओं के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ वाले पार्टिकल मौजूद हैं जिसकी वजह से ये खलाएं हमें नज़र नहीं आती, ये खलाएं फिल होती हैं। लेकिन जब किसी नेगेटिव एनर्जी या ज़िद्दे मादा या एंटी पार्टिकल को इस खला से निकाला जाता है तो वो फिर एक खला स्पेस में क्रिएट करके एक नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल वैक्यूम में से इमर्ज हो जाता है। जी हाँ, आम आदमी के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल है।
لیکن کرسیوں والی مثال کو یاد رکھا جائے کہ اگر کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہیں اور کسی ایک آدمی کو اٹھایا جائے، جس طریقے سے اس کرسی پر ایک ہول کریٹ ہو جائے گا، ایک ویکینسی کریٹ ہو جائے گی، ایک سیٹ خالی رہ جائے گی، اسی طرح اس کائنات کے اندر جو ویکیوم موجود ہے، جو انفینٹ نتھنگنس موجود ہے، جو سپیس، جو خلا موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ نیگیٹو انرجی والے پارٹیکلز موجود ہیں، اور اس کو جب باہر نکالا جائے گا تو وہاں پر وہی ویکیوم یا وہی ویکینسی یا وہی خلا کریٹ ہوگی۔ دوستو، ضد مادہ سے بننے والی ایک اپنی کائنات بھی موجود ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پازیٹیو انرجی والے ذرات سے مل کر بنے ہوں، ایٹم، الیکٹرون، پروٹون، مالیکیول، میکرو مالیکیول، پولیمرز وغیرہ، میں اور آپ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جیسی کائنات ہو جو کہ نیگیٹو چارج رکھتی ہو، جو کہ اینٹی پارٹیکل سے تیار کی جائے، اور جب یہ دو کائناتیں آپس میں ملیں گی تو ہر چیز اس کائنات کی تباہ ہو جائے گی۔ اب وہ مرر یونیورس کہیں اس کو، مرر یعنی کہ اس کا ہم شکل یونیورس جو کہ صرف صفات میں مختلف ہے، اب اس کو ملٹی ورس کہیں یا اس کو کچھ اور کہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید انسان کبھی نہ تلاش کر سکے، اور اگر کبھی انسان نے اس سوال کا جواب تلاش کر لیا تو شاید اس وقت تک ہم نہ ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل ریزوننس پہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔